सैकड़ों साल पुरानी बात है। एक गांव में रतन नाम का एक नौजवान रहता था। रतन स्वभाव से बड़ा ही मिलनसार और दूसरों की सहायता करने वाला था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना उसका कोई परिवार था और ना ही कोई रिश्तेदार। गांव के सभी लोग रतन को बहुत ही पसंद करते थे। शक्ल सूरत से रतन बहुत ही सुंदर था। वह जिससे भी एक बार मिल लेता तो मिलने वाले पर अपना असर छोड़ देता। इसके अलावा रतन में एक खूबी और थी। उसे गाने बजाने और संगीत का बहुत ही शौक था। चाहे ढोलक हो, सितार हो या बांसुरी, हर तरह का वाद्य यंत्र बजाने में वो माहिर था। साथ ही साथ उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जो भी आदमी उसका गाना एक बार सुन लेता तो मंत्र मुग्ध हो जाता। गांव में जब भी कोई खुशी का मौका होता तो रतन को वहां पर जरूर बुलाया जाता। अपने इस हुनर के कारण रतन की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन की बात है, रतन के गांव में एक शादी का समारोह था, जिसमें राज्य की राजधानी कौशलपुर से एक व्यापारी वहां पर आया था। उस व्यापारी ने इस मौके पर अपने नगर कौशलपुर की ऐसी तारीफ की कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके मन में कौशलपुर नगर देखने का शौक पैदा हो गया। अब रतन के मन में भी ये इच्छा जाग उठी थी कि जिस तरह से भी हो कौशलपुर नगर अवश्य देखना चाहिए, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह यात्रा का खर्च उठा सके। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए रतन ने गांव में बड़ी ही मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास अब 100 अशर्फियां इकट्ठी हो गई थी। उसे इस बात का विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही इस धन को लेकर राज्य की राजधानी कौशलपुर नगर की सैर कर सकता है, वहां पर कुछ समय बिता सकता है। एक दिन रतन को पता चला कि उसके गांव के कुछ व्यापारी कौशलपुर नगर की ओर जा रहे हैं। रतन ने भी अपना सामान बांधा और उन व्यापारियों के काफिले के साथ हो लिया। जब रतन कौशलपुर राज्य पहुंचा तो वहां एक सराय में ठहर गया। इसके बाद वो कौशलपुर नगर को देखने के लिए निकल पड़ा। इस बड़े नगर में ऊंचे ऊंचे मकान थे, बाजारों में रौनक थी। नगर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी नदी बहती थी। रतन को कौशलपुर नगर का इलाका इतना पसंद आया कि वो दिन भर वहीं पर घूमता रहा। शाम को वह वापस अपनी सराय में आया, खा पी कर सो गया। इस तरह से रतन ने कौशलपुर नगर में काफी दिन बिताए। रतन के साथ जो व्यापारी आए थे वे अब वापस जाने लगे थे, तो उन्होंने रतन को भी अपने साथ चलने को कहा, मगर रतन का मन अब कौशलपुर नगर से वापस जाने का नहीं था, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। व्यापारियों का काफिला वापस लौट गया। अब रतन के पास जितनी भी धनराशि थी वो सब खर्च हो चुकी थी। हालत ये हो चुकी थी कि उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। जब भूखे मरने की नौबत आई तो रतन पास के ही एक मंदिर में जाकर बैठ गया। 2 दिन तक रतन इसी मंदिर में बैठा रहा। फिर मंदिर में आने वाले लोगों को उस पर तरस आ गया। उन्होंने 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम उसे देना शुरू कर दिया। ईश्वर का करना ऐसा हुआ कि मंदिर में आने वाले लोगों में से एक आदमी ऐसा भी था जो एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। एक दिन उस व्यापारी ने रतन से उसका हालचाल पूछा और कहने लगा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस जगह के रहने वाले हो? क्योंकि तुम्हारे रहन सहन और बोलचाल से ये मालूम होता है कि तुम कौशलपुर नगर के तो नहीं हो। तुम्हारी बात करने के तरीके और शिष्टाचार से ये पता चलता है कि तुम किसी अच्छे परिवार से हो। रतन ने जब उस व्यापारी से अपनी तारीफ सुनी तो मन ही मन में सोचने लगा, क्यों ना इस व्यापारी के साथ एक चाल चली जाए, क्यों ना बजाय इसको अपनी सच्चाई बताने के मैं अपने खानदान के बारे में इसे कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह दूं, ताकि इसकी नज़रों में मेरी इज्जत और भी बढ़ जाए। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहने से हो सकता है मेरा कुछ फायदा भी हो जाए। ये सोचकर रतन ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी आंखों में आंसू भर लाया। कहने लगा, श्रीमान आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए किसी दूसरे का दुख आपसे देखा नहीं जाता। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने मेरी असलियत को पहचान लिया। बात यह है कि मैं एक बहुत ही शरीफ और नेक खानदान से हूँ। मेरा गांव प्रीतमपुर है
मैं वहाँ के सेठ गुलाब चंद का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिता अपने इलाके के सबसे बड़े व्यापारी हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे गांव से व्यापारियों का एक काफिला कौशलपुर नगर में व्यापार के लिए आया था। अब क्योंकि मुझे भी कौशलपुर नगर में व्यापार करने का बहुत ही शौक था, इसीलिए मैंने अपने पिताजी से आज्ञा लेकर उन व्यापारियों के साथ यहाँ पर चला आया। मेरे कुछ ऊंट और नौकर भी मेरे साथ थे। जब हमारा काफिला कौशलपुर नगर के पास ही पहुंचने वाला था तो लुटेरों के एक दल ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया। हम सभी का सारा माल वे लोग लूट कर ले गए। साथ ही साथ उन्होंने काफिले के व्यापारियों, मेरे नौकरों और मुझे भी खूब मारा पीटा। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर कौशलपुर में दाखिल हो गया, लेकिन मेरी यहाँ पर किसी से जान पहचान नहीं थी और लाचार होकर मैं इस मंदिर में आकर बैठ गया। जब कोई मेरे गांव से व्यापारियों का काफिला यहाँ पर आएगा या यहाँ से कोई काफिला मेरे गांव जाएगा, तब ही मैं अपने गांव वापस जा सकता हूँ। जब तक ऐसा कोई मौका नहीं आता, मैं आप जैसे लोगों की दया पर ही निर्भर हूँ। व्यापारी ने जब ये सारी बातें सुनी तो कहने लगा, अरे नौजवान, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। मुझे पक्का विश्वास है कि जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम एक बार फिर से पहले की ही तरह से ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकोगे। अब तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर तुम कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो। ये कहकर वो व्यापारी, जिसका नाम मनसुख था, रतन को अपने घर में ले आया। मनसुख जब रतन को अपने घर पर ले आया तो उसकी खूब खातिरदारी की गई। मनसुख के घर पर काफी नौकर चाकर थे। जब रतन को वहां पर रहते हुए 3 दिन बीत गए तो एक शाम की बात है, व्यापारी का एक नौकर रतन के पास आया और उसे मकान के एक एकांत कोने में ले जाकर कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम जानते हो कि हमारे सेठ जी तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तुम्हारा सेठ एक बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान है। उसे मेरी हालत पर दया आ गई, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर ले आया। नौकर कहने लगा, तुम बड़े भोले हो भाई, असल बात तुम्हें मालूम नहीं है। बात यह है कि हमारे सेठ जी की एक बड़ी ही सुंदर बेटी है, जिसके लिए वो काफी समय से कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक सेठ जी को कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो उनको और उनकी बेटी दोनों को पसंद आ जाए। जो लड़का सेठ जी पसंद करते हैं उसे उनकी बेटी मना कर देती है, और जो लड़का बेटी को पसंद आता है उसके लिए सेठ जी राजी नहीं होते। इस तरह से कई रिश्ते टूटने के बाद भी सेठ जी की बिटिया अभी तक कुंवारी है। मुझे लगता है कि जरूर सेठ जी को तुम अपनी बेटी के योग्य लगे हो, इसीलिए वो तुम्हें अपने साथ लेकर हवेली पर आ गए हैं। वो तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहते होंगे। रतन ने जब ये सुना तो मन ही मन वो बहुत ही खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी को छुपाते हुए वो नौकर से कहने लगा, अरे भाई, इस बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे सेठ जी ने भी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। देखो भाई, तुम्हें बताना मेरा फर्ज था। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। ये कहकर नौकर वहां से चला गया। नौकर के जाने के बाद रतन मन ही मन में सोचने लगा कि सेठ अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहता है, और शायद इसका कारण ये है कि मैंने अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर सेठ को सब कुछ झूठ बताया है कि मेरे पिता एक व्यापारी हैं, जबकि मेरे तो खानदान का भी कोई पता नहीं है। इन्हीं ख्यालों में वो रात बीत गई। अगले दिन सुबह व्यापारी रतन के पास आया और उससे कहने लगा, बेटा, तुम एक अच्छे घर के और खानदानी लड़के हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूं, यानी मेरी इकलौती बेटी सुमन की शादी मैं तुमसे करना चाहता हूँ। रतन, जो कि पहले से ही ये बात जानता था और वह इस बात के लिए तैयार भी था, लेकिन वो सेठ के सामने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा, अरे सेठ जी, ये आप क्या कहते हैं? मैं भला आपकी बेटी के लायक कहाँ पर हूँ? बेटा, तुम उस बात की चिंता ना करो, मैं अच्छी तरह से सब कुछ जानता हूँ। अब इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए। कल ही मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता हूँ। और फिर रतन सेठ की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन रतन की शादी सेठ की बेटी से हो जाती है। शादी हो जाने के बाद
रतन ने जब पहली बार अपनी पत्नी को देखा तो देखता ही रह गया। रतन की पत्नी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। अब रतन मन ही मन बहुत ही खुश था कि उसे इतनी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है, परंतु दूसरे ही क्षण उसके मन में ये विचार आया कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। अगले दिन जब सुबह सब लोग खाना खा रहे थे कि तभी एक औरत व्यापारी के घर में दाखिल हुई। अंदर आते ही वो जोर जोर से मनसुख पर चिल्लाने लगी, अरे मैं ये क्या सुन रही हूँ, आपने मेरी गैर हाजिरी में सुमन की शादी करवा दी, भला इतनी भी क्या जल्दी थी। मनसुख उस औरत को समझाते हुए कहने लगा, अरे भाग्यवान, इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता, तुम पहले आराम से बैठो और मेरी बात सुनो। असल बात ये थी कि वो औरत मनसुख की पत्नी यानी सुमन की माँ थी। पिछले कुछ दिनों से वह अपने मायके गई हुई थी, लेकिन जब उसे खबर मिली कि उसकी बेटी की शादी कर दी गई है तो वो बिना देरी किए अपने घर वापस लौट आई। नाराज होते हुए वो अपने पति पर चिल्लाने लगी। मनसुख उसे दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, देखो भाग्यवान, तुम मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुनो। ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़े सेठ और बड़े खानदान का बेटा है। मैंने अच्छी तरह से सोच समझकर ही इसकी शादी सुमन के साथ की है। अगर मैं तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करता तो हो सकता है ये लड़का भी हाथ से निकल जाता, इसीलिए मैंने बिना देरी किए अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी। और फिर मनसुख ने सारी बात अपनी पत्नी को विस्तार से बताई। इसके बाद पत्नी कहने लगी, मैं कहती हूँ कि आपने सच्चाई जानने की कोशिश की कि ये लड़का जो कहता है वो बात एकदम सच है। अरे भाग्यवान, इसमें पता क्या लगाना है। नहीं जी, आप तो एकदम भोले हैं, मुझे उस नौजवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसे इस बात का सबूत देना होगा कि वो सचमुच एक बहुत ही अमीर और रईस पिता की औलाद है। आप चलिए मेरे साथ। और फिर मनसुख और उसकी पत्नी दोनों रतन के पास पहुंचे। मनसुख की पत्नी कहने लगी, सुनो नौजवान, हालांकि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये शादी मेरी गैर हाजिरी में हुई है, इसीलिए मुझे इस बात की सच्चाई मालूम नहीं कि क्या तुम सचमुच किसी बड़े ही रईस और अमीर पिता के बेटे हो। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी बात को साबित करने के लिए तुम्हें अपने पिता से 5 ऊंटों के ऊपर कीमती सामान और अशर्फियां लाद कर कौशलपुर नगर में मंगवानी होगी। इसके लिए तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त दिया जाएगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारे पिता ने शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना होगा और मैं इस शादी को तुड़वा दूंगी। व्यापारी मनसुख ये सब कुछ सुन रहा था, परंतु वो बीच में कुछ बोल ना सका। रतन ने जब ये सब कुछ सुना तो वह मन ही मन में बहुत घबरा गया, लेकिन अपने डर को छुपाते हुए वो कहने लगा, अरे सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं यहाँ से किसी आदमी को संदेशा देकर अपने पिता के पास भेज दूंगा और अवश्य ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर कीमती सामानों से लदे हुए 5 ऊंट कौशलपुर नगर पहुंच जाएंगे। आप इस बात की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें। तब मनसुख कहने लगा, देखा भाग्यवान, मैं ना कहता था कि हमारा दामाद तो एक हीरा है हीरा। तुम बेकार ही इस पर संदेह कर रही थी। चलो अब निश्चिंत हो जाओ, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी दी गई शर्त पूरी हो जाएगी। मनसुख और उसकी पत्नी वहां से चले गए। उसी रात रतन ने अपनी पत्नी सुमन को सारी सच्चाई बता दी कि वह किसी सेठ का बेटा नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान है। ये सुनकर सुमन पहले तो घबरा गई, परंतु फिर अपने आप को संभालते हुए कहने लगी कि अब आप जैसे भी हों, अमीर हों या गरीब, आप मेरे पति हैं। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। आप चिंता ना करें। यदि 1 हफ्ते के अंदर आप शर्त पूरी ना भी कर पाए तो भी मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी। रतन कहने लगा, सुमन, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस बात का डर है कि इस मामले में अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम जैसी सुंदर और सुशील पत्नी को खोना नहीं चाहता और ना ही तुम्हारे माता पिता को दुख पहुंचाना चाहता हूं। इसके बाद वे दोनों सो गए। अब शर्त पूरी होने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बचे थे।
रतन को तो अच्छी तरह से मालूम था कि ये शर्त कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसके सास ससुर झूठी आस लगाए हुए बैठे थे। इस तरह से एक दिन और बीत गया। अब तो रतन का दिल बैठा जा रहा था। उसे आने वाले तूफान की चिंता होने लगी। असल बात यह थी कि रतन अब अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करने लगा था। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। एक एक करके जब 4 दिन बीत गए तो रतन का मन बहुत ही दुखी रहने लगा। रतन अपनी पत्नी को बता चुका था कि वह गीत और संगीत का बहुत ही माहिर है। तो उसकी पत्नी ने एक सितार रतन को थमाते हुए कहा कि आप अपने इस दुख को कम करने के लिए गीत संगीत का सहारा लीजिए ये सितार और कुछ मनपसंद गीत गुनगुनाइए। रतन ने सितार थामा और फिर वह सितार की धुन बजाते हुए एक बहुत ही दुख भरा प्रेम गीत गाने लगा। सचमुच रतन की आवाज बहुत ही सुरीली और उसका संगीत मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वह उस रात काफी देर तक सितार बजाता रहा। संगीत की वजह से उसके मन को अब कुछ सुकून मिल रहा था। और फिर वो रात भी आ गई जो शर्त के मुताबिक आखिरी रात थी। उस रात रतन का मन बहुत ही दुखी था। उसने अपना सितार उठाया और नगर के बीचों बीच बहने वाली नदी के किनारे जा बैठा। शाम का समय था। रतन ने अपने सितार पर धुन छेड़ी और उस पर एक बहुत ही दर्द भरा प्रेम गीत गाने लगा। किस्मत की बात है, उस शाम नदी के किनारे पर 2 यात्री टहल रहे थे। जब उन्होंने रतन की दर्द भरी आवाज और गीत सुने तो मंत्रमुग्ध उसके पास चले आए। रतन से कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारा संगीत तो सचमुच दिल को छू लेने वाला है। क्या तुम हमारे लिए कुछ गीत गा सकते हो? रतन को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह आधी रात तक प्रेम गीत गाता रहा। दोनों यात्री उसके गीतों का आनंद लेते रहे। असल में वे दोनों यात्री कोई साधारण यात्री नहीं थे। उनमें से एक कौशलपुर नगर का राजा और दूसरा उसका मंत्री था। वे दोनों भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। आधी रात के बाद रतन ने जब गाना बंद किया तो यात्री बने हुए राजा ने रतन से कहा, भाई, तुम इतना सुरीला गाना गाते हो, इतना अच्छा साज बजाते हो, पर देखने से लगता है कि तुम इस राज्य के नहीं हो। क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और इतने दर्द भरे प्रेम गीत क्यों गा रहे हो? राजा के द्वारा ये बात कहने पर रतन कहने लगा, श्रीमान, आप मेरे बारे में जानकर क्या करेंगे? मैं एक बहुत ही झूठा और फरेबी आदमी हूँ। आज मेरी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। लेकिन अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं सब कुछ आपको सच सच बताता हूँ। ये कहते हुए रतन ने अपनी सारी सच्चाई महाराज के सामने बयान कर दी कि वह किस तरह एक दूसरे गांव से यहाँ पर आया, किस तरह से झूठ बोलकर उसने व्यापारी की बेटी से शादी की और अब शर्त पूरी ना करने के कारण वो कल अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा। राजा ने जब सारी बात जान ली तो वह रतन से कहने लगा, भाई, बेशक तुमने झूठ बोलकर उस व्यापारी की बेटी से शादी की, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम्हारे मन में उसके लिए जो प्रेम है वो बिल्कुल सच्चा है। ईश्वर ने अगर चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वे सभी अपने अपने घर को चले गए। अगली सुबह रतन अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी प्यारी सुमन, आज का दिन हमारा आखिरी दिन है। इसके बाद लगता है कि हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है। मैं आज का दिन तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी रतन की सास के चिल्लाने की आवाज आई, अरे दामाद जी, जल्दी बाहर आइए। देखिए, आपके पिताजी ने 5 ऊंट कीमती सामानों से लदे हुए भेज दिए हैं। जल्दी बाहर आइए, उनके द्वारा भेजे हुए नौकर आपको पूछ रहे हैं। रतन ये सुनकर चौंक गया। वो तुरंत घर से बाहर आया। उसने सामने देखा कि सचमुच कीमती सामानों से लदे हुए ऊंट और नौकर चाकर खड़े थे। हर एक ऊंट के साथ एक नौकर मौजूद था। उनमें से एक नौकर आगे बढ़कर आया और कहने लगा, छोटे मालिक, बड़े मालिक यानी आपके पिताजी ने 5 ऊंट कीमती सामानों से लदे हुए आपकी सेवा में हाजिर किए हैं। आप बताइए कि सामान को कहाँ रखना है। रतन ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का सा रह गया। उसे लगा कि शायद ये लोग किसी गलत पते पर आ गए हैं।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, नौकरों ने सामान उठा उठा कर उस घर में रखना शुरू कर दिया। रतन बेचारा बड़ी हैरानी से ये सब कुछ देखता रहा। जब सारा सामान घर में रख दिया गया और नौकर वापस जाने लगे तो रतन दौड़कर एक नौकर के पास गया और धीरे से उससे कहने लगा, भाई लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ये सामान किसी और का होगा जो तुम गलत पते पर ले आए हो। नौकर कहने लगा, नहीं हजूर, पता बिल्कुल ठीक है और हमने सामान को बिल्कुल सही जगह पर रखा है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई संदेह है तो आप राजमहल में जाकर महाराज से बात कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में किसी और से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नौकर चलते बने। रतन जो अभी तक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, उसने अपने सास ससुर और पत्नी से कहा कि वो एक काम से राजमहल जा रहा है। ये कहकर वो राजमहल की तरफ चलने लगा। रास्ते भर वो इसी बारे में सोचता रहा कि आखिर ये क्या माजरा है। जब रतन राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदार उसे महाराज के सामने ले गए। राजा को अपने सामने देखकर रतन चौंक गया। वह पहचानने की कोशिश करने लगा कि ये तो वही व्यक्ति है जो पिछली रात उससे गाना सुन रहा था। महाराज ने जब देखा कि रतन कुछ हैरान और परेशान सा है तो वो कहने लगे, अरे भाई रतन, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही हूँ जो कल रात तुमसे मिला था और तुमने अपने प्रेम गीत सुनाकर हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसके बाद राजा ने रतन को बताया कि उन्होंने ही कीमती सामान से लदे हुए ऊंट उसके घर पर भिजवाए हैं। ये सुनकर रतन की आंखों में आंसू आ गए। वह महाराज के चरणों में झुक गया और कहने लगा, महाराज, मेरे जैसे धोखेबाज और झूठे आदमी की सहायता आपने क्यों की? महाराज कहने लगे, रतन, बेशक तुमने झूठ बोलकर व्यापारी मनसुख की बेटी से शादी की, लेकिन जब कल रात हम तुमसे मिले तो तुम्हारी आंखों में तुम्हारी पत्नी के लिए जो प्रेम था वो तुम्हारे गीतों में दिखाई दे रहा था। बेशक तुम एक झूठे आदमी थे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कलाकार है वो एकदम सच्चा है। हम सचमुच तुम्हारे गीत और संगीत की कला से बहुत ही खुश हुए। आज से हम तुम्हें अपने राज दरबार में अपना शाही संगीतकार नियुक्त करते हैं। तुम्हें रहने के लिए एक बड़ा मकान दिया जाएगा, साथ ही साथ सभी सुख सुविधाएं भी दी जाएंगी जो बाकी दरबारियों को दी जाती हैं। तुम अपने गीत और संगीत की कला से हमारा मनोरंजन करोगे। ये सुनकर रतन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने महाराज का लाख धन्यवाद किया। जब वह अपने ससुराल वापस लौटा और उसने ये खबर सुनाई कि अब वह राज दरबार में शाही संगीतकार बन गया है, तो उसकी पत्नी और सास ससुर भी बहुत ही खुश हुए। इसके बाद रतन अपनी पत्नी को लेकर राजा द्वारा दिए गए मकान में जाकर रहने लगा। शाही संगीतकार के रूप में पूरे कौशलपुर नगर में अब वह प्रसिद्ध हो चुका था। इस तरह से रतन अपनी पत्नी के साथ कौशलपुर राज्य में ही बस गया। वहीं रहकर वह एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।